सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली आज मैंने यहाँ पर टॉपिक ही नहीं लिखा। अब आपको पहले से ही पता है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी कवर कर रखा है, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्लियर। और आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें भी ऑलरेडी बताई गई है। क्लियर। अब चलो एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, है ना। अब देखो, हम लोग पहली बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। कल वाले लेक्चर में हमने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस बताया आपको, पार्ट्स ऑफ पूरा डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैकेनिज्म, सब कुछ अच्छे से कवर्ड था। अगर आपने उसको नहीं देखा है, पहले जाके उस वीडियो को देखो, फिर यहाँ पे आना, है ना। क्योंकि अब देखो, पहला वीडियो मैंने दिया एनाटॉमी पे, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज वाला क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब थर्ड वाला जो आएगा, अब उसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं बताऊंगी, उसमें पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम लोग आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि एक्सक्रीशन वाला जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग कैसे चल रहे हैं, सीक्वेंस आपको पता चल चुका है। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं पूछूं आपसे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था, याद करो। अगर याद नहीं आ रहा है तो पेज को पलटो, है ना, क्योंकि आपको याद आना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था कि फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस का मतलब होता है डुअल नेचर को शो करना, वाटर एंड लैंड। क्लियर। अब जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे भी रह रहे हैं, वाटर में भी रह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। क्लियर। अब देखो, पहले ही मैंने बता रखा है कि फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा, अब रेस्पिरेशन क्या होता है अब ये मत पूछने लगना, क्योंकि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है ना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें आपका पहला ही डेफिनेशन आता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग। अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको कवर अप करने लगे तो फिर फ्रॉग वाला लेक्चर कब आएगा? इसलिए अभी हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इसमें कैसे होता है। क्लियर। चलो, अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यूटेनस रेस्पिरेशन का नाम सुना होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन का नाम सुना होगा। अगर भाई धुंधला धुंधला लग रहा है, कोई बात नहीं है, अभी बताऊंगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इस चैप्टर को मैंने अभी तक जितना पढ़ाया आपको, पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको एनसीईआरटी से रीड करना। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा होगा या फिर मेंशन नहीं होगा, है ना। मेरा पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बता देती हूँ और आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही पढ़ते चलना है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि पूरा एनसीईआरटी भी कवर हो गया और पूरा नोट्स भी बन गया, है ना। तो हम लोग ऐसे ही करते चल रहे हैं। अब देखो, रेस्पिरेशन में पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ऑन लैंड, इन वाटर, और एक और हम लोग लिखेंगे। हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि ये जो फ्रॉग है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है जैसा हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सॉरी, मेरा ऐसा मिसमैच हो जाता है, आदत बना लो। हम लोग क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग को ज़्यादा ठंड आ रही है तो हम लोग को बस छुप जाना होता है, गड्ढे खोन के उसमें चला जाना होता है, ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन जो फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर, एज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ऑलरेडी बता रखा है। सो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इनको क्या करना पड़ता है? बर्ल का फॉर्मेशन करना होता है, एंड दे गो टू डीप स्लीप, एस्टिवेशन, हिबरनेशन। याद करते चलो, ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है ना, बता रखी है। तो अब यहाँ पे लिखो ड्यूरिंग। अब आपको लग रहा होगा मैम इतने एक सांस में आप कितना बोल लेते हो। भाई जो बता रखी हूँ उस पर टाइम क्यों देना? अब जो आज नया पढ़ेंगे उस पर टाइम देंगे ना। अब आज का टॉपिक का ये है ना टाइम कंज्यूमिंग, अब उस पर ही टाइम कंज्यूम करेंगे तो फिर वो लेक्चर बनाने का क्या फायदा? इसीलिए, है ना।
चलो, ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हिबरनेशन। अब देखो जनरली ये जो टॉपिक है ये इसी साल से ऐड ऑन हुआ है ना। नीट एस्पिरेंट के लिए पहले ये टॉपिक क्या था, लाइक कोई इज्जत ही नहीं था, फ्रॉग आने वाला नहीं है तो इज्जत क्यों देंगे, है ना। लेकिन फिर एनटीए का जो दिमाग है वो घूमा और इसको डाला गया सिलेबस में फ्रॉग को। अब सारे नीट एस्पिरेंट क्या करें, इसको इज्जत से पढ़ रहे हैं। जोक्स अपार्ट, ये बस जोक के लिए था, पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए था, इसको माइंड मत करो। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। पहला है ऑन लैंड, दूसरा है इन वाटर और तीसरा है ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हिबरनेशन। अब आप लोग का ये काम है, एस्टिवेशन क्या होता है, हिबरनेशन क्या होता है, ये आपको बताना है। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है। अब तीनों पॉइंट्स में एक चीज कॉमन है, इसको पहले कॉमन वाली चीज को समझो, है ना। इसमें सेकंड वाले पॉइंट्स में, थर्ड वाले पॉइंट्स में क्यूटेनस रेस्पिरेशन, ये क्या है, कॉमन, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। अब अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि क्यूटेनस रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सुन लो, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, बट फिर मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू हो जा रहा है, तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। यानी कि अगर लिखना चाहो, भूल जा रहे हो तो लिख सकते हो, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज क्यूटेनस रेस्पिरेशन। क्लियर। तो अब देखो, लैंड पे रहेंगे तो भी क्यूटेनस रेस्पिरेशन होगा, अगर इन वाटर है, अगर वाटर में है फिर भी क्यूटेनस रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। और अगर एस्टिवेशन में है, डीप समर स्लीप में है, डीप विंटर स्लीप में है, तो भी क्या होगा, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। ये बात क्लियर हुई, ये कॉमन चीज था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अनकॉमन है। तो लैंड पे क्या करता है, यहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी शो करता है। अब पल्मोनरी वर्ड क्या है, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, है ना। पल्मोनरी वर्ड क्या डिनोट करता है, लंग्स। तो अगर रेस्पिरेशन कर रहा है लैंड में, दो तरह से रेस्पिरेशन करता है। पहला आता है ये वाला जो कॉमन था, मैंने बताया, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। और लैंड पे एक और तरीके से करता है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब इसको रेस्पिरेशन पढ़ो, रेस्पिरेशन पढ़ो, दैट्स ऑल सेम थिंग, है ना। चलो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और इसका क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। क्लियर हो रहा है, बहुत इजी था। पल्मोनरी वर्ड हम लोगों ने कई बार यूज कर रखा है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, क्यूटेनस रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। आपने पहले इतना नोट डाउन करना है, फिर एक दो पॉइंट्स बचता है उसको बता दूंगी, एंड देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग बहुत ही कम टाइम में इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा चुन्नू सा टॉपिक था, है ना। फ्रॉग जो टॉपिक है ये बहुत ही मतलब अपने में ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी भी है ना। बस आपने क्या करना है, पढ़ते चलना है। जो आज पढ़ा उसको नोट से रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी एक बार देख लो, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। चलो इसको पहले लिखो, ज़्यादा बातचीत नहीं। अब इतना नोट डाउन होने के बाद अब एक पॉइंट इन वाटर में कैसे होता है ये देखो, ठीक है। बाकी तो तुम लोग समझ जा चुके हो, क्योंकि बहुत इजी था। लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होता है तो पल्मोनरी, स्किन के थ्रू होता है तो क्यूटेनस। इतना ही, दो ही बात तो अभी तक हम लोगों ने किया। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, है ना। ये बहुत इजी था, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलो अब इन वाटर में देखो, वाटर में कैसे होता है रेस्पिरेशन, इसके बारे में समझो। तो वाटर में आपको पता है डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, इतना तो भाई आइडिया होगा ना कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। क्लियर हो रहा है। चलो, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो एक्सचेंज किया जाता है थ्रू स्किन बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब कई बच्चे को ये नहीं पता होगा, मैम डिफ्यूजन क्या होता है। भाई डिफ्यूजन भी कुछ बड़ा ब्लंडर चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही है,
कुछ बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बन रहा है। अब खाने का याद नहीं आ जाना चाहिए, अब लेक्चर देखते देखते बस खाने के बारे में सोचने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। बस एग्जांपल दे रही हूँ। अगर किचन में मान लो बहुत डिलीशियस खाना बन रहा है, मन पसंदीदा खाना बन रहा है ना, जो तुम्हारे एकदम फेवरेट है, अब तुम्हारे कमरे तक उसका स्मेल आ जा रहा है। अब क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक गैसेस मूव कर रहा है, गैसेस मूव कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यही कह रहा था डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन वाटर, यहाँ पे लिख लो dissolve oxygen is exchanged via skin, dissolve oxygen is exchanged through, लिख लो, ज़्यादा इतना वर्ड हार्ड में मत लिखो, dissolve oxygen is exchanged through skin with the help of सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना, आपने इतना तो समझदार हो ही कि भाई एक बार बता दिया जाए डिफ्यूजन क्या होता है तो समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत इजी था। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे इन वाटर में मैंने क्या बताया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं स्किन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? अब चलो ये इतना नोट डाउन हो गया। अब हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स कैसा होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सारी चीजें, है ना। अब मुझे आप एक क्वेश्चन की आंसर दो, बताओ बॉडी ऑफ कॉकरोच जो है, कॉकरोच याद आ गया, आप लोग को भी याद आ गया होगा कि यार कॉकरोच को कितना अटेंशन मिलता था, है ना, इस बार फ्रॉग को भी मिलेगा। चलो अभी फ्रॉग के बारे में बात चल रहा है ना। अब आप ये बताओ कि बॉडी ऑफ फ्रॉग जो है वो कितने पार्ट्स में डिविजिबल था? 2 पार्ट्स, याद आ रहा है? कौन से 2 पार्ट्स थे? टेल एंड नेक? टेल एंड नेक कतई नहीं था, हेड एंड ट्रंक था, है ना। मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको टेल एंड नेक बता रही थी, है ना। क्या था, एक बार और बोलो, हेड एंड ट्रंक। अब ये सारी चीजें नोट डाउन हो गई होगी। अब चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं लंग्स के बारे में, बस 2% की चीजें बाकी है, उसके बाद रेस्पिरेशन टॉपिक भी कंप्लीट। तो देख लो कितना मजेदार टॉपिक है ना, आपने बस पढ़ते चलना है। क्लियर? चलो अब थोड़ा लंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी ऑफ जो फ्रॉग है वो कितने पार्ट्स में डिविजिबल है? हेड एंड ट्रंक, हेड रीजन, ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन और हेड रीजन कैसा दिखने में लगता है वो एनसीईआरटी से आप लोग देख लो, है ना। चलो अब लंग्स के ऊपर बात करते हैं। तो लंग्स कितना होता है? तो 1 पेयर होता है, यानी कि 2। अब जोड़ा, 1 पेयर मतलब क्या? जोड़ा। क्लियर? लंग्स कितना होता है? 1 पेयर होता है और ये इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड। और तीसरा है इट इज प्रेजेंट इन अ पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। कहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होता है इसका लोकेशन याद रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कहाँ पे लंग्स है, प्रेजेंट है। क्लियर? तो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज अपर पार्ट ऑफ अ ट्रंक। अपर पार्ट ऑफ अ ट्रंक रीजन में लंग्स जो है 1 पेयर प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या बात मैंने बताया? लंग्स कितना होता है? 1 पेयर, it is elongated and it is pink, it is present in a pink colored sac like structure which is present in upper part of trunk। इसको ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? थोरैक्स। अगर थोरैक्स भी लिख दे तो घबराने वाली बात नहीं है, आपने इसी को मार्क करना है। तो lungs is a 1 pair elongated pink colored sac like structure present in upper part of trunk, that is thorax। अब चलो अगर आपको एक वर्ड न्यू मिल जाए कि व्हाट इज बकोफेरेंजियल, बकोफेरेंजियल है ना, तो ये सिंपली एक बकल कैविटी, आप रिलेट करो कि बकल कैविटी से रेस्पिरेशन हो रहा है। क्लियर? अगर ऑप्शन दे दे कि बकोफेरेंजियल है तो आपने इसको मार्क करना है, एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन है। क्लियर? चलो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत इजी छोटा सा टॉपिक था और मैंने आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे टॉपिक बता सकते हो किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।